हाय एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा, आपके लॉ सब्जेक्ट का फैकल्टी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मोर स्पेसिफिकली पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री जी के क्या पावर है, क्या फंक्शन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इसको ऑल इन ऑल ना एक पॉलिटी के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर वीडियो आप इसको मान के चलो। तो देखिए, अभी करंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या उनका टेन्योर सबसे लंबा है? देखिए क्या है, नॉर्मली इंसान को यही लगेगा क्योंकि हम काफी साल से उन्हीं को एज अ प्रधानमंत्री देख रहे हैं। लेकिन एक फन फैक्ट आपको दे दूं मैं कि यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो जिन प्रधानमंत्री का था वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। जी हाँ, इनका जो टेन्योर था 17 साल का था, यानी 17 साल तक ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 1947 में, आज़ादी मिली उसके बाद, और ख़त्म हुआ 64 में। तो इनका था सबसे लंबा टेन्योर। अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर की बात करें, किसका सबसे कम ड्यूरेशन था प्रधानमंत्री के तौर पे, तो वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी हाँ, वो सिर्फ 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे 1996 में, जिनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था 16 मई को और खत्म हो गया था 1 जून को 1996 में। तो आई गेस ये फन फैक्ट आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या पावर्स होते हैं, वो किस टाइप के फंक्शंस निभाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उनका क्या लेना देना होता है। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी पावर्स और फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानने के लिए कि उनकी पावर्स और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हमेशा प्रेसिडेंट। जी हाँ, अब यहाँ पर जो भी पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है, या तो वो मेजॉरिटी में जीत के आ जाए, या तो फिर अगर कोलिजन गवर्नमेंट बन रही है, गठबंधन की सरकार, तो वो लोग एक नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई हमको सो एंड सो आदमी जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर चाहिए। जिसके बाद प्रेसिडेंट जो है उस आदमी को एज प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लेते हैं। साथ ही साथ उसको ओथ भी जो है ना वो प्रेसिडेंट ही दिलवाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली बात है कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टी, गठबंधन की अगर सरकार बन रही है इलेक्शंस के बाद, और कोई एक क्लियर नाम आ ही नहीं पा रहा है किसी कैंडिडेट का कि किसको बनाया जाए प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रेशन यूज करके, यानी कि वो खुद ही एक कैंडिडेट का नाम सजेस्ट कर सकते हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होती है अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है। तो देखिए, सबसे पहली क्वालिफिकेशन तो है कि भाई वो सिटीजन होना चाहिए, और दूसरी क्वालिफिकेशन है कि भाई दोनों में से किसी एक सदन, यानी राज्यसभा या लोकसभा का वो मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये आ जाता है कि अगर कैंडिडेट राज्यसभा से है तो उसकी उम्र 30 साल या 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर वो कैंडिडेट लोकसभा से आ रहा है तो उसकी उम्र 25 साल या 25 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब अभी तक के हमारे जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ना, उनका नाम है राजीव गांधी जी, जो कि 40 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे हमारे देश के। और अगर हम आए यहां पर सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर, यानी सबसे कम समय के लिए कौन हमारे प्रधानमंत्री थे, तो वहां पे नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने के लिए ही बने थे हमारे प्रधानमंत्री। इसके बाद अगर हम देखें ना कि सबसे ओल्डेस्ट प्रधानमंत्री कौन है, तो वहां पर नाम आता है मोरारजी देसाई का। जी हाँ, ये 81 साल की उम्र में, यानी 81 ईयर्स की एज में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। और मोरारजी देसाई ही सबसे पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो पहले तो एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, यानी सीएम थे, और उसके बाद वो पीएम बन गए हमारे देश के। उनका टेन्योर था 1977 से लेकर के 79 तक का। अब इसके बाद ना कुछ और पावर्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर को मिली होती है, जिसमें सबसे पहली पावर आती है कि भाई वो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं। लीडर ऑफ द हाउस यानी दोनों जो सदन है हमारे संसद के, उसके लीडर जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो ही उस आदमी का नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को जिसको मंत्री बनाना चाहते हैं वो। अब इसके बाद जो भी कार्यभार, जो भी मंत्रालय देना है उस आदमी को, जिसे यहां पर मिनिस्टर बनाया जा रहा है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं कि किस आदमी को कौन सा मंत्रालय देना है और कौन सा कार्यभार वो संभालेगा। इसके बाद रीशफलिंग का काम भी प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। मतलब कि जब भी आपको मंत्रालय चेंज करना है, सपोज किसी एक मिनिस्टर को कोई दूसरा मंत्रालय देना है, आपको चेंज करना है किसी का मंत्रालय, तो वहां पे उसे कहते हैं रीशफलिंग। तो ये भी प्रधानमंत्री देखते हैं। साथ ही साथ ये कैबिनेट
जो मिनिस्टर्स होते हैं यानी जो मंत्रिमंडल होता है उसकी जो मीटिंग्स होती है ना, उसको भी प्राइम मिनिस्टर ही ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी पे चेयर भी करते हैं उसको। आगे बढ़ के और कुछ पावर्स पे अगर ध्यान दे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही हैं जो किसी मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं यानी अपने मंत्रालय से हटा सकते हैं, साथ ही साथ उसका रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट तक यही पहुंचाते हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे तो जो मिनिस्टर है, सपोज कोई एक पर्टिकुलर मंत्रालय है, उसका कंट्रोल और उनको डायरेक्शन देना वो भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही आता है कि भाई सपोज जैसे अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी जो इसका मंत्रालय एस जयशंकर जी के पास है, हम लोग बहुत एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही आक्रामक तरीके से अपनी जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी उसको यूज कर रहे हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने और ना तो वो किसी से डरेगा ना वो किसी के आगे झुकेगा। इसीलिए अभी हम उस पोजीशन में हैं कि हम पर जो भी देश हाथ उठाता है या आंख उठाता है हम उसको तुरंत पलट के जवाब दे देते हैं। क्योंकि हम अभी देख ही रहे हैं ना, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे भारत के ऊपर बहुत उंगलियां उठ रही थी, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर जी वो पलट के तुरंत उनको रिप्लाई दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो विजन है किसी भी मंत्रालय को लेकर के, विजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि जो हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनका एक व्यू जो चल रहा है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम देश में वंदे भारत जो ट्रेन है, एक्सप्रेस है, उसको चलाना चाहते हैं। तो ये वाला जो ब्रॉड विजन है ना, ये भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के पास से ही आता है। और इसके अलावा आप किसी भी मंत्री से आप बात करोगे, उनके इंटरव्यूज अगर आप देखोगे तो वो यही बोलता है कि किसी भी चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी का क्या व्यू है वो उसकी बात करता है। आगे बढ़े तो अगर किसी भी मंत्री को रिजाइन करना है, ठीक है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के पास ही करता है। साथ ही साथ अगर पूरे कैबिनेट को भंग करना है, पूरी जो कैबिनेट मंत्रालय बना हुआ है उनका मंत्रिमंडल बना है उसको अगर भंग करना है, डिसॉल्व करना है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेंगे, उसके बाद वो कैबिनेट को भी भंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसी टाइम पे एक बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने ऑफिस में खत्म हो जाते हैं यानी मर जाते हैं अगर, तो उस केस में जो पूरा कैबिनेट है ना वो वर्किंग स्टॉप कर देता है। इसके साथ ये भी बात, इसके साथ जो प्रेसिडेंट है ना उनको लोकसभा को कब डिसॉल्व करना है और नए इलेक्शन कब ऑर्गेनाइज करना है इस बारे में भी जानकारी प्रधानमंत्री ही देते हैं। उनकी एडवाइस पे ही जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं यानी भंग कर सकते हैं और नए इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जी को ना कुछ अपॉइंटमेंट्स भी करनी पड़ती है, यानी प्रधानमंत्री ही वो हैं जो कुछ नाम सजेस्ट करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, जिसमें सबसे पहला अपॉइंटमेंट वो करते हैं सीएजी का, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब जैसे हम लोगों के लिए तो यार सीए हमारा ऑडिट कर देते हैं, साल का जो भी खर्चा वर्चा होता है, तो गवर्नमेंट का जो ऑडिटिंग होता है ना वो ये सीएजी करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन होगा ये प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं, मतलब उनका नाम सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? बेसिकली ये भारत सरकार के वकील होते हैं। इनका काम होता है कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना लीगल मैटर्स पे, और जो भी जिस भी केस में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है वो सरकार की तरफ से लड़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं पोस्ट है एडवोकेट जनरल की। अब एडवोकेट जनरल जो होता है ना वो राज्य सरकार के जो है वो एडवोकेट होते हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत सरकार के वकील हो गए, वैसे ही एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य सरकार के वकील होता है। इसके बाद आते हैं चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं और उनके जो चेयरमैन होते हैं उनका नाम भी जो है प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट है इलेक्शन कमिश्नर। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो कमिश्नर होंगे उसका नाम भी आता है हमारे प्रधानमंत्री के पास से। नेक्स्ट आते हैं चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त जो विभाग है वहां के जो चेयरमैन होंगे, वित्त आयोग के जो चेयरमैन होंगे उसका नाम भी प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कुछ राइट्स होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के बाद विथ रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। तो उसमें सबसे पहला आता है कि प्रधानमंत्री ही वो है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या हम अमेरिका को ज्यादा फेवर करेंगे, रशिया को ज्यादा फेवर करेंगे या हम न्यूट्रल रहेंगे, ये डिसीजन जो है वो प्रधानमंत्री जी ही लेते हैं अपने कैबिनेट के लिए। नेक्स्ट है ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसके स्पीकर होते हैं। इसके अलावा जो नीति आयोग होता है, यानी जो पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, जो हमारे लिए पंचवर्षीय योजना लेके आते थे कि अगले 5 साल में हमको क्या क्या काम करना है,
तो इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दी गया, अब उसे कहते हैं नीति आयोग। तो उस नीति आयोग के भी चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है ना, उसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री। कब? इमरजेंसी के टाइम पे। मान लीजिए कि जैसे कभी गुजरात में या उड़ीसा की तरफ या वेस्ट बंगाल की तरफ बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो जब वो इमरजेंसी की सिचुएशन रहती है ना कि साइक्लोन आ रखा है यार, लोगों को बचाव कैसे होगा, लोगों के लिए हम राहत कैसे पहुंचाएंगे, उस टाइम पे पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का जो हेड है वो हो जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इसी के साथ जो पॉलिटिकल हेड होते हैं सारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, यानी कि आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब देखिए यहां से थोड़ा सा ना मूव करते हैं, अब देखते हैं प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी की तरफ, क्योंकि भाई अभी तक तो पावर तो सारी देख ली कि क्या क्या पावर मिलती है, लेकिन अब ये भी तो देखें ना कि उनकी क्या ड्यूटी रहती है। तो जिसमें सबसे पहली ड्यूटी आती है कि भाई कैबिनेट जो बना है, उनका मंत्रिमंडल जो बना है, उसके सारे काम काज की जो एक रिपोर्ट होती है ना, वो प्रधानमंत्री जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगर आए तो देखिए जो कुछ भी अगर अर्जेंट मैटर है, कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ गया फॉरेन रिलेशन को लेके यानी फॉरेन अफेयर्स को लेके, ठीक है, तो वो भी प्रधानमंत्री ही है जो ऐसे अर्जेंट मैटर्स को प्रेसिडेंट को बताते हैं कि भैया सपोज जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में ही रातों रात युद्ध छिड़ गया, अब यहां पे यार कोई तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना, तो इस बारे में कि भाई कोई अर्जेंट मैटर आया जिस पे हमारा सबसे पहले ज्यादा ध्यान जाना चाहिए, वो भी बारे में जो प्रधानमंत्री है वही प्रेसिडेंट को बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर चले तो पूरी ओवरऑल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, मतलब पूरी गवर्नमेंट कामकाज कैसा कर रही है, इसके बारे में भी जो है प्रेसिडेंट के पास एक रिपोर्ट सबमिट होती है जो कि हमारे प्रधानमंत्री ही सबमिट करते हैं। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो भाई अब देखते हैं कि इनको इलेक्ट कैसे जाता है। इनको इलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि इनको अपॉइंट किया जाता है। कहने का मतलब कि भाई हमने पहले भी देखा था ना कि जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो ही किसको मिनिस्टर बनाना है ये नाम जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और उसके बाद उसे बना दिया जाता है, यानी अपॉइंट कर लिया जाता है। तो जो मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से, जिस भी मंत्री को आपको मंत्री बनाना है, कोई मंत्रालय देना है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं कि भाई अगर आपको एक मंत्री बनना है तो उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आपको दोनों में से किसी भी एक सदन, भाई पार्लियामेंट का जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो अगर आपको मंत्री बनना है ना तो दोनों में से किसी भी एक सदन का आपको मेंबर होना जरूरी है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इन दोनों हाउसेस के मेंबर नहीं हैं तो भी आप मंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि सपोज आपको मंत्री बना दिया गया, लेकिन अब 6 महीने के अंदर अंदर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा। रिसेंटली अगर मैं आपको एग्जांपल साइट करूं ना, तो जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी इसी तरीके से मंत्री बने थे। उन्होंने शुरू में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन क्योंकि उनको मंत्री बना दिया गया था, जिसके बाद उनको इलेक्शन लड़वाया गया गुजरात से और वहां से वो जीत के भी आ गए, इसीलिए फिर वो अपने मंत्री पद पे कंटिन्यू करने लगे। तो ये तो हम बात कर लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके बाद अब देखते हैं कि क्या पावर और क्या फंक्शन होते हैं और कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। बस हो गया भाई, एलिजिबिलिटी तो देख ली। अब देखिए यहां पे ना हम कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स की बात करने वाले हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स यानी 3 टाइप के मंत्रियों को मिलाकर बनते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि जो मंत्रिमंडल बन रहा है वो आ जाता है। अब मंत्रिमंडल में कौन कौन आ जाते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसमें होते हैं सीनियर मेंबर्स ऑफ द पार्टी, यानी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कैबिनेट के अंदर आती है, यानी जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर, जिसमें डिफेंस हो गया, फिर आपका होम मिनिस्ट्री आ जाती है, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का जो मंत्रालय वो आ जाता है, फाइनेंस वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो आ जाती है, साथ में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आ जाता है, विदेश मंत्रालय आ जाता है, आदिवासी मामलों का मंत्रालय जो है वो आ जाता है, महिला एवं बाल विकास यानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मंत्रालय भी इसी के अंदर आता है, सिविल एविएशन यानी नागर विमान मंत्रालय जो है वो भी इसी में आता है, साथ ही साथ कानून मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये भी आ जाती हैं। तो ऐसे करके ना कैबिनेट मिनिस्ट्री में लगभग 35 के आसपास जो है वो आपकी मिनिस्ट्रीज आ जाती है, अगर करंट की हम बात करें तो। इसके बाद जो है वो आते हैं मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जो है ना, इन्हें हम राज्य मंत्री भी कहते हैं। अब जब राज्य मंत्रियों की बात हो रही है तो यहां पे ना किसी एक पर्टिकुलर राज्य के मंत्री ऐसा नहीं है, इसके अंदर 2 कैटेगरी है, वो आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आते हैं राज्य मंत्री यानी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसके बाद साथ ही साथ आते हैं
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, उनका काम होता है कैबिनेट मिनिस्टर जो है ना उनको सहयोग प्रदान करना, उनको असिस्ट करना उनके कामकाज में। वहीं पे अगर कोई राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार से, तो इसका यह मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है देखने के लिए, वो स्वतंत्र प्रभार से एक पूरी मिनिस्ट्री को देख रहा है। कहने का मतलब देखिए, अगर कैबिनेट का कोई मंत्रालय है जो कैबिनेट के अंदर आता है, तो वहां पे तो भाई आपको कैबिनेट मंत्री दिख जाएंगे, लेकिन कुछ मंत्रालय कैबिनेट के बाहर होते हैं जो आपके मंत्री परिषद का तो हिस्सा होते हैं लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होते, तो वहां पे आप उनको इंडिपेंडेंट चार्ज से यानी स्वतंत्र प्रभाव से एक मिनिस्ट्री आप दे देते हैं, मंत्रालय दे देते हैं, जिसको कैसे चलाना है उसके सारे डिसीजन ये राज्य मंत्री लेते हैं जो स्वतंत्र प्रभाव से उनको मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स पे, यानी कि उप मंत्री इन्हें कहा जाता है। तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स का तो काम ही होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनको उनके कामकाज में असिस्ट करना। यहां एक बात और आपको मैं बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि भाई सपोज अभी के टाइम पे बीजेपी रूलिंग पार्टी है मेजॉरिटी में, तो सारे के सारे उसके मेंबर जो लोकसभा राज्यसभा में बैठ रहे हैं वो मंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहां पे भी ना एक लिमिट दी गई है कि भाई जितने टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसमें से सिर्फ 15% मेंबर जो हैं वो ही आपके मंत्री बनेंगे, यानी आप जो मंत्री परिषद बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे, उसका पार्ट बनेंगे। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंस देखने में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी मंत्री परिषद जो है, उनके अंदर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर आते हैं। हमने पहले उसकी बात करी कि भाई उसमें कैबिनेट भी आ गया यानी मंत्रिमंडल, उसके साथ राज्य मंत्री आ गए और साथ में आ जाते हैं उप मंत्री यानी डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी। लेकिन जो कैबिनेट है ना, कैबिनेट में सिर्फ कुछ सीनियर मेंबर्स यानी सीनियर मिनिस्टर्स ही आते हैं, सीनियर मिनिस्ट्रीज ही आती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो देखिए, कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट में लगभग 15 से लेकर 35 के आसपास ही मिनिस्ट्रीज आती हैं, उतने ही मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की बात करते हैं ना, तो उसमें लगभग 70 मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े हैं तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना यानी मंत्री परिषद जो है, उसकी बहुत रेयर मीटिंग्स वगैरह होती है, मतलब आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन जो कैबिनेट है ना, उसकी मीटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होते रहती है, क्योंकि भाई यही लोगों का बहुत मेन काम रहता है, क्योंकि भाई सीनियर मिनिस्ट्रीज भी है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तो ये है कि भाई जो कैबिनेट होता है यानी मंत्रिमंडल होता है, वो ही देश की पॉलिसीज, जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं गवर्नमेंट के चलाने के, वो सब जो है वो कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल ही डिसाइड करता है। जो आपके मंत्री परिषद है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये लोग नहीं डिसाइड करते। जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, वो एक ना इनर बॉडी है विद इन, जो कि किसके अंदर में आता है, वो आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के अंदर में। तो और एक बात और, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, कैबिनेट होता है बेसिकली, जो मंत्रिमंडल होता है उसको हमेशा हेड करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने कैबिनेट को हेड करते हैं। और हमने पहले भी देखा है कि भाई जो प्रधानमंत्री है उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट रहती है, तो जो प्रधानमंत्री है वही नेतृत्व करते हैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का। अब यहां पर समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो से जरूर मिली होगी। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही आसान और सिंपलिस्टिक तरीके से हम यहां पर अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट रामा कोचिंग और एबीएस फाउंडेशन में इसकी तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।